हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। प्यारे साथियों, विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए इसका पार्ट 6 लेकर आई हूँ। टॉपिक हमारा वही इंटरनेशनल रिलेशन का ही चलता रहेगा। शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से, उसी के अंदर जो है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में। न्यूज़ में क्यों रहा? तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 15 मेंबर की स्टेट्स को इलेक्ट किया, किसमें? टू ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर, और यहाँ पे डिक्लाइन कर दिया रशिया की बिड, जो चाहता था, रशिया चाहता था ना फिर से इसको रिजॉइन करना, तो इसको मना कर दिया यूएन ने। आइए और बात समझते हैं। तो जो 15 नए मेंबर्स हैं, इनको इलेक्ट करा गया है एक सीक्रेट बैलेट के माध्यम से, अकॉर्डिंग फ्रॉम डिफरेंट रीजन से, और ये 2024 से 2026 तक के लिए रहेंगे। साथियों, कंट्रीज़ को मिनिमम 97 वोट्स चाहिए होते हैं इलेक्ट होने के लिए, और रशिया भी compete कर रहा था अल्बानिया और बुल्गारिया के अगेंस्ट 2 सीटों के लिए, जिसमें वो ईस्ट यूरोपियन रीजनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करना चाहता था। रशिया को निकाल दिया गया था UNHRGC से। कब निकाला गया था? जब इसने यूक्रेन पे हमला किया था उसके बाद। खैर, बाकी कंट्रीज़ जो इलेक्ट हुई हैं अदर रीजनल ग्रुप से, उसमें चाइना, जापान, कुवैत, बुरुंडी, फ्रांस, क्यूबा, ब्राज़ील वगैरह का नाम आता है। तो साथियों, थोड़ा बहुत हम समझते हैं कि UNHRC क्या है। इसका हेडक्वार्टर आप जेनेवा में पाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि UN सिस्टम के अंदर आती है, जो काम करती है मजबूत बनाने के लिए प्रमोशन और प्रोटेक्शन को ह्यूमन राइट्स के पूरे ही विश्व में। कहाँ से शुरुआत हुई? इसको बनाया गया था UN जनरल असेंबली के द्वारा 2006 में। एक सब्सिडरी ऑर्गन थी जिसने पुराना कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को रिप्लेस किया था, उसकी जगह पे ये आई थी। काउंसिल ने अडॉप्ट करा एक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पैकेज को 2007 में, ताकि काउंसिल का प्रोसीजर और मैकेनिज्म प्रॉपर सेट किया जा सके। इसके अंदर स्ट्रक्चर बताएं तो इसके अंदर होते हैं प्रेसिडेंट और 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं 5 रीजनल ग्रुप्स के। ये रिस्पॉन्सिबल होती है प्रॉपर प्रोसीजर और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसकी प्रॉपर लीडरशिप के लिए, जो कि काउंसिल के अंदर होती है। वर्किंग ग्रुप्स की बात करें तो इसमें कई सारे वर्किंग ग्रुप्स होते हैं जो ह्यूमन राइट्स को के इश्यूज़ को समझते हैं, और स्पेशल जो है उसी को लेके जो प्रोजेक्ट होते हैं ऑफ द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को लेके जो है वो बनाते हैं, मेंटेन करते हैं। सेक्रेटेरिएट में बात करें तो स्टाफ जो है ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का, ये सेक्रेटेरिएट के तौर पे यहाँ पे सर्व करता है, अपने मेंबर को प्रोवाइड करता है ये टेक्निकल, सब्सटेंसिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। बनाया गया था UNGA के अंडर 1993 में। जो UNOHCR है ये प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है। UNOHCR समझ गए ना, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स को बोलते हैं। ये काम क्या करता है? प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरनमेंट और फुल रियलाइजेशन बाय ऑल पीपल, चाहे वो मतलब ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ये अकाउंटेबल किसको होता है? सेक्रेटरी जनरल को। ऑब्जर्वर स्टेट्स में भी कुछ नॉन मेंबर स्टेट्स आती हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और NGOs आते हैं। पहले मैं पावर आपको बता दूं। पावर की बात करें तो ये इस्टेब्लिश करता है इंटरनेशनल कमीशन फॉर ऑफ इंक्वायरी एंड फैक्ट फाइंडिंग मिशंस को, इन्वेस्टिगेट और रिस्पॉन्ड करने के लिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन को अगर होते हैं, और जिन्होंने वायलेट किया है उनको एक्सपोज करने के लिए और न्याय दिलाने के लिए। काउंसिल के डिसीजन जो हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते, इस बात को याद रखिएगा। अब थोड़ा मैं आपको ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में बताना चाहती हूँ। इसके अंदर देखिए आपको 47 मेंबर स्टेट्स मिलेंगे, जिन्हें UN जनरल असेंबली इलेक्ट करती है 3 सालों के लिए। इन 47 में 13 अफ्रीका से, 13 एशिया पैसिफिक से, 6 ईस्टर्न यूरोप से, 8 लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन से, और 7 वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स से होते हैं। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पैकेज रेजोल्यूशन 5/1 का होता है। इसमें आप समझिए यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है, स्पेशल प्रोसीजर्स होते हैं, एडवाइजरी कमेटी होती है और कंप्लेंट प्रोसीजर होते हैं। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू में UPR वर्किंग ग्रुप 47 काउंसिल मेंबर, स्पेशल प्रोसीजर में इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट विथ 3 ईयर मैंडेट, एडवाइजरी कमेटी में थिंक टैंक होता है एक्सपर्ट्स का, जिनमें भी 3 ईयर मैंडेट होता है,
और कंप्लेंट प्रोसीजर में ये एग्जामिन करता है जो भी कंप्लेन हो, है ना, मान लीजिए वायलेशंस हुए हैं, ग्रॉस वायलेशंस की, ये सब इसके अंदर आती हैं। साथियों, अब जो क्रिटिसिज्म अगर हम देखें HRC का, ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, तो सबसे बड़ी बात आती है मेंबरशिप के क्राइटेरिया में। देखिए, बहुत सारी काउंसिल की सीट्स जो हैं वो उन कंट्रीज़ के द्वारा जो है ली गई हैं विद जहाँ पे खुद में ही ह्यूमन राइट्स को लेके कंसर्न्स हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, चाइना, सीरिया। तो ऐसे जो मेंबर्स हैं वो अपनी इस पोजीशन का यूज़ करके अपने खुद के लिए सिक्योरिटी या दूसरों के लिए स्क्रूटनी को रोकते हैं। भाई, उनके खिलाफ कोई जांच पड़ताल हो ही नहीं पाएगी, जो वो खुद ही जो है सर्वे सर्वा है उसके मेंबर हैं। सस्पेंशन मेंबरशिप का स्टेट्स की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कराती हैं, ये भी शायद ही होता है, रेयरली होता है। अब देखिए, सिलेक्टिविटी एंड पॉलिटिसाइजेशन। फॉर एग्जांपल, जो फोकस है इजराइल पे था, हाईलाइट करा गया ये फोकस डेडिकेटेड काउंसिल आइटम सिंस 2007, और एक ये क्वेश्चंस उठाता है कि सिलेक्टिविटी और पॉलिटिसाइजेशन को लेके। साथ में कंट्री स्पेसिफिक मैंडेट्स वो भी कम हो रहे हैं। बहुत सारी स्टेट जो है वो इल्ज़ाम लगाती हैं कि जो है ये अनफेयरली टारगेट करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को। उसके अलावा एक्सेसिबिलिटी बैरियर, देखिए जो सब्सटेंशियल कॉस्ट है ना अटेंड करने की इस HRC के सेशन को, ये एक सबसे बड़ी रुकावट है, खासकर सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के लिए इस पूरे ग्लोबल साउथ में। दिक्कत रहेगी कि भैया लोग जो है इन्हें यहाँ पे कमी है कि भाई पार्टिसिपेशन की जो ज़रूरतें हैं स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए वो नहीं जो है इस दिक्कत को एड्रेस नहीं करा जा रहा है, जैसे कि बच्चे हो गए विक्टिम्स हो चाहे सर्वाइवल हो। और पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी, देखिए ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स और NGO के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ऑफन रुकावट देखते हैं। इसके अलावा UN NGO कमेटी पे भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये सही से प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को लेके, तो इससे क्रेडिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन की अफेक्ट होती है। इम्प्लीमेंटेशन डेफिशिएंसीज हैं कि पहला, नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन। कंट्रीज जहाँ पे बहुत ही कम ह्यूमन राइट्स हैं वो ईजिली डिसमिस करती हैं रिकमेंडेशंस को फ्रॉम द UPR सिंस दे आर नॉट बाइंडिंग। अब मैंने बताया ना कि नॉट बाइंडिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है इनको भी। और टेंडेंसी टू वोट इन ब्लॉक्स, द टेंडेंसी फॉर ब्लॉक्स जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन इस्लाम ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस एंड अफ्रीका टू वोट कलेक्टिवली। इससे क्या होता है कि काउंसिल की एबिलिटी कमज़ोर पड़ जाती है कि हर एक इशू को वो इंडिविजुअली नहीं डील कर पाती। अच्छा, हम आगे बढ़ें, लास्ट में बताएं, इसके पहले हम आपको बता दें कि आखिरकार क्या रोल प्ले करता है UNHRC। तो देखिए, सरकार को अकाउंटेबल जो है कराता है ना, जैसे कि अपनी पब्लिक स्क्रूटनी के माध्यम से कंट्री के ह्यूमन राइट्स परफॉर्मेंस को लेके। इस स्पेशल सेशंस होते हैं जो पूरी तरह से ग्रॉस और सिस्टमैटिक वायलेशंस जो भी कंट्री जैसे सीरिया सी कंट्रीज़ में होते हैं उस पर ध्यान देते हैं। फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन होती है, कंट्री विजिट्स करी जाती है इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स के द्वारा, टेक्निकल असिस्टेंस होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। तो ये चीज़ें काम है। अच्छा, आगे समझते हैं क्या हो सकता है इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सबसे बड़ी बात तो क्रेडिबिलिटी भैया और बढ़ाओ, मतलब ज़रूरत है कि अच्छे से स्क्रूटनी हो जो भी कैंडिडेट कंट्रीज़ हैं एंड ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ऑफ काउंसिल मेंबर्स का हो, उनके टर्म्स जिनको भैया वो मेंबर हैं तब भी उनके लिए जो है वहाँ क्या चल रहा है उस बात पर ध्यान दिया जाए। दूसरी बात, जो काउंसिल मेंबर स्टेट वायलेट करे अगर ह्यूमन राइट्स को, तो उसको एक टाइम दो कि भैया तुम अपनी मेंबरशिप ऑब्लिगेशन के साथ चलो, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी मेंबरशिप छीन ली जाएगी। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी और बढ़ाओ, स्टेट्स यहाँ पे फंड्स वगैरह इकट्ठा करें, टेक्निकल असिस्टेंस दें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को, उनको मदद करें कि वो काउंसिल में पार्टिसिपेट कर सकें। एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी आए, रिप्रेजल हैरेसमेंट या कोई दिक्कत अगर होती है सिविल सोसाइटी के अगेंस्ट, तो ह्यूमन राइट के डिफेंडर्स के अगेंस्ट, तो भैया तुरंत इसके लिए एक्शन लिया जाए ताकि काउंसिल एक सेफ स्पेस बने और वो प्रॉपर इंगेज कर पाएँ। अच्छा, ए ग्रेडेशन ऑफ सिविल सोसाइटी, देखो यूनाइटेड नेशंस NGO कमेटी की जो ए ग्रेडेशन सिस्टम है उसे और बढ़ावा देना है। मतलब कैसे कर सकते हैं ये, डिप्लोमेट से आप एक अच्छे क्वालिफाइड प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को लेके आइए, इफेक्टिवनेस बढ़ाइए फंक्शनिंग में, जैसे भैया प्रोएक्टिव अप्रोच हो, इससे टाइम कम होगा दोनों कंट्री की विजिट्स में और रिपोर्ट प्रेजेंटेशन में काउंसिल के अंदर। अगर आपको दिखता है कि सीवियर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है तो इसमें आपको तुरंत
इनफॉर्मल तरीके से अर्जेंट डिबेट्स करी जानी चाहिए ताकि काउंसिल का जो प्रिवेंटिव मैंडेट है उसे पूरा किया जा सके। दूसरा है कोऑपरेटिव अप्रोच, कि ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड को यहाँ पे मेन रखो प्लानिंग जब कर रहे हो, ठीक है, सारे यूएन ऑपरेशंस की, और एक अच्छा रिलेशनशिप हो एचआरसी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बीच और रीजनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ के बीच। और लास्ट में आप विजिबिलिटी को बढ़ाना है ताकि अच्छे से कम्युनिकेट हो सके काउंसिल मैकेनिज्म को, और यहाँ पे अच्छा वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स जो काम करते हैं लोकल, नेशनल और रीजनल लेवल पे, वो बढ़िया तरीके से चीज़ें निकाल पाए। तो ये टॉपिक हुआ। नेक्स्ट है हमारा साउथ चाइना सी का टॉपिक। पहले देखिए यहाँ पे क्या इस तरीके से मैप है। हाँ, देखो ये जो रेड वाली लाइन देख रहे हो ना, देखो ये चाइना है, ये ताइवान है। रेड वाली जो लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन वो है जो चाइना क्लेम करता है कि ये मेरा एरिया है, ये आती है साउथ चाइना सी। और जो आप ये वाला देख रहे हो, ये वाली ब्लू वाली लाइन, ये है यूएन क्लॉज 200 नॉटिकल माइल की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और ये छोटे छोटे आप इतने सारे आइलैंड देख रहे हो ना, ये सब डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप समझिए कि कैसे कैसे हैं। वियतनाम, मलेशिया, ये है यहाँ पे जो है, ये देखिए इंडोनेशिया के साथ, ये है पैरसल्स, फिर आपके शॉल, फिलीपींस, ये सारे आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं। तो ये इतने बड़े एरिया में छोटा छोटा यहाँ का जूम करके आपको दिखाया है। अब समझिए साउथ चाइना सी के अंदर क्या मामला चल रहा है, क्यों रहा है न्यूज़ में। तो बात ये रही कि फिलीपींस ने यहाँ पे फ्लोटिंग बैरियर को हटा दिया जो कि इंस्टॉल किया गया था चाइना के द्वारा, जिससे हो क्या रहा था कि फिलीपींस, मतलब ये क्या कर रहा था ना, ये जो फ्लोटिंग बैरियर था ना चाइना ने जो इंस्टॉल किया था, वो ब्लॉक कर रहा था फिलीपींस की फिशिंग बोट्स को कि वो कंटेस्टेड एरिया में नहीं घुस पा रही थी साउथ चाइना सी के। तो इस फ्लोटिंग बैरियर को यहाँ पे फिलीपींस ने दिया हटा। और न्यूज़ समझिए, पहले क्या था कि पहले चाइना ने एक फ्लोटिंग बैरियर को लगून के पास इंस्टॉल किया जो कि आपका स्कैरबोरो शॉल में था, है ना। ये क्लेम करा कि ये उसकी टेरिटरी है, वाइल फिलीपींस ने ये क्लेम करा कि ये हमारा भैया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का पार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यही सब बात हो रही है इनकी। अब आप कहेंगे मैम ये क्या दिक्कत क्या है, बैकग्राउंड क्या है इस साउथ चाइना सी डिस्प्यूट का, चाइना हर जगह पे क्यों डिस्प्यूट करने पहुंच जाता भाई। देखो बात क्या है कि इसका हर जगह पे ही लाल चौड़ापना है, ठीक है। सी लाइंस जो है ना साउथ ऑफ द मेन लैंड चाइना से नीचे की तरफ जब आप आएंगे, इसकी लिटोरल स्टेट्स के अंदर कुछ कंट्रीज आती है, जैसे ब्रूनी आती है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, ताइवान है, वियतनाम है। और चाइना ये कहता है कि करीब 90% जो रीजन का है एज इट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये बेस है 9 डैश लाइन पे। मैं अभी आपको बताऊंगी कि 9 डैश लाइन क्या है। ये 9 डैश लाइन इंट्रोड्यूस हुई थी 1947 में अपने हिस्टोरिकल क्लेम से ओवर द पारासेल और स्प्रैटली आइलैंड्स जो भी उस रीजन में है, उन सब पे कहता है कि भैया इतना एरिया तो समझ लो हमारे अंडर आता है। मीनवाइल जो लिटोरल स्टेट्स है वो भी क्लेम करती हैं कि हमारा भी हिस्सा है इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, और आइलैंड जो कि बेस्ड है इनके भी इतिहास में। तो भाई वो सब भी अपनी चीज़ मांगती हैं, खाली इन्हीं के पिताजी थोड़ी ना छोड़ गए थे। अब देखिए 9 डैश लाइन क्या है समझिए, ये एक यू शेप की लाइन है जिसे चाइनीज़ मैप ने अडॉप्ट किया था 1940s में, और ये चाइना का क्लेम दिखाती है इस रीजन के ऊपर। इसमें आप समझिए करीब 90% टोटल साउथ चाइना सी का आ जाता है। और 1952 तक ये 11 डैश लाइन थी मालूम है, और कम्युनिस्ट चाइना ने खैर अपना क्लेम जो है वो गल्फ ऑफ टॉनकिन पे छोड़ दिया था। चलो आगे बढ़ो और समझो। चाइना कहता है कि हम भैया आर्टिफिशियल आइलैंड बनाएंगे पूरे रीजन में, और अब तो पोर्ट वगैरह मिलिट्री इंस्टॉलेशन सब कुछ करने लग गया है, क्योंकि कह रहा है भैया हमारा इन्फ्लुएंस बरकरार रहे यहाँ पे, इन सबको कमज़ोर कर दूंगा मैं। फिलीपींस ने इस इशू को लेके गया फिलीपींस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जो कि हेग में है। कोर्ट ने एक रूलिंग फ्लेवर दिया फिलीपींस के फेवर में, और ये था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी यूएन क्लॉज के तहत 2016 में इसने फेवर दिया। जो चाइना है उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम नहीं मानेंगे। तो अब साउथ चाइना सी के अंदर क्या चैलेंजेस हैं, क्या दिक्कत है, इसको समझिए। चाइना बहुत ज़्यादा अग्रेशन करता है वहाँ पे, है ना। जो आइलैंड जहाँ कोई नहीं रहता उन पे अपना कब्जा करा है, आर्टिफिशियल आइलैंड बना रखे हैं, बहुत फिशिंग करता है। हाँ, कोई कदम इसको कंट्रोल करने के लिए नहीं उठा रहा, डैमेज कर रहा है मरीन इकोसिस्टम को।
आर्टिफिशियल आइलैंड बना बना के मिलिट्री ड्रिल्स करता है, लिटोरल स्टेट्स के द्वारा किया जाता है ताकि डोमिनेंस इस रीजन में दिखाई जा सके। ग्लोबल कॉमन्स की बता रहे तो भाई जो क्लेम्स हैं चाइना के उस पर जुड़ के है ना, इससे ग्लोबल कॉमन्स ऑफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ट्रेड अफेक्ट करेगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं क्योंकि सी वगैरह सब सबकी है यार। अगर ये इस तरीके से हर चीज़ पे आके अब इंडियन ओशन रीजन में भी चला आता है मुंह उठा उठा के, तो इतना अगर क्लेम करेगा तो बाकी के देश कहाँ जाएंगे भाई। हाँ, तो अब आप कहेंगे कि मैम क्या ही इंपॉर्टेंस है इस साउथ चाइना सी की, काहे लड़े पड़े हो भाई। देखो सबसे पहले ट्रेड समझो, यहाँ से ट्रेड कितना होता है, बहुत बिजी सी रूट है पूरे वर्ल्ड का। 60% से ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड इस ही सी से पास होके निकलता है। करीब 3.37 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड ये साउथ चाइना सी में 2016 में पास हुआ था, मालूम है। इंडियन वेसल को यहाँ से क्रॉस करती हैं सेफ और सिक्योर तरीके से ताकि वो पैसिफिक नेशन तक पहुँच सकें। करीब 55% इंडिया का ट्रेड इंडो पैसिफिक रीजन में जो होता है वो इसी पानी से होके गुजरता है। तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। अब समझो नेचुरल रिजर्वॉयर, ये जो रीजन है कहा जाता है यहाँ पे बहुत बड़ा रिजर्वॉयर है। यहाँ पे खूब सारा तेल का, नेचुरल गैस का, कोरल राइम, हाई सिलिकेट, सैंड और क्वालिटी जेम, नेचुरल पर्ल्स देखने को मिलते हैं। और ONGC विदेश लिमिटेड पेट्रो वियतनाम के साथ ये ऑयल रिजर्व्स को इस रीजन में ढूंढ रही है, खोज रही है, जिससे इंडिया की जो एनर्जी की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। फिशिंग ग्राउंड समझिए, सी बहुत गुनगुनी है, पूरे ही साल रहती है और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे फिशिंग होती है। एक बहुत ही कमर्शियल रीजन है पूरे विश्व का। बहुत सारे अनइनहैबिटेड आइलैंड्स हैं, तो रीजन के अंदर बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जहाँ कोई नहीं रहता, तो इसको पोर्ट, मिलिट्री बेस, रिसर्च एवेन्यू के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। फ्रीडम है नेविगेशन की। देखो क्लेम तो कर रहा है चाइना, अगर ऐसे करेगा तो यहाँ से जो लोग निकल सकते हैं इस रीजन में, इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे क्लेम्स दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी ये कर सकता है। अगर ऐसा कब्जा करेगा और जगह करने लगेगा। अब देखो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो कंट्रीज़ जो चाइना के द्वारा बर्बाद करी गई हैं, परेशान करी गई हैं इस रीजन में, वो मेंबर्स हैं एशियान ग्रुपिंग की, और उनके साथ हमारे का, इंडिया का बहुत सारे इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक टाइज हैं जिनकी दिक्कतें चल रही हैं जिन कंट्रीज़ की इस चाइना के साथ। आखिरी में वे फॉरवर्ड समझते हैं कि क्या कर सकते हो भाई, बाय अचीविंग अ कोड ऑफ कंडक्ट इन द रीजन। मतलब एक इंस्टॉल्ड कोड ऑफ कंडक्ट नेगोशिएशन प्रोसेस चल रहा है 2018 से, इसे देखें और प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट को इस रीजन के अंदर इस्टेब्लिश करें। दूसरा, प्रैक्टिसिंग सस्टेनेबल फिशिंग, बहुत ज़्यादा फिशिंग इस रीजन में जो है उसे कंट्रोल किया जा सके, और जो प्रैक्टिस हो यहाँ सस्टेनेबल फिशिंग हो, है ना। तो भाई सब लोग एक साथ यूज़ भी करो और आगे तक बचा के भी चलो। एक्सेसिव कर दोगे सब खत्म हो जाएगा, पूरा सब गड़बड़ हो जाएगा वहाँ का इन्वायरमेंट। तीसरा कि ट्रांस बाउंड्री मैरीटाइम पीस पार्क्स को बनाया जा सके। ये जो मैरीटाइम पीस पार्क्स हैं ये सेम वैसे ही होते हैं जैसे रेड सी MPP इस्टेब्लिश हुई है ना इजराइल और जॉर्डन के बीच में। ये होगा तो प्रॉपर कोऑपरेशन बढ़ेगा, शांति होगी देशों के बीच में, और इकोसिस्टम को भी कंजर्व किया जा सकता है। आर्टिफिशियल आइलैंड प्रोजेक्ट लाए जाएं, न्यू आर्टिफिशियल आइलैंड्स लाए जाएं, जिससे क्या होगा कि जो इकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है वो रुक सकता है। फ्रीडम ऑफ पैसेज हो कि भैया आराम से लोग निकलें, सारे सिविलियन ट्रेड वेसल्स के लिए जो इस रीजन से निकलते हैं उनको आज़ादी हो। तो ये हमने आपको इसकी कहानी बताई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नागोर्नो कराबाख रीजन। ये क्या है देखो, पहले आप देख लो, ये यहाँ पे आता है कहीं पे। इधर हमारा पड़ रहा है अज़ेरबैजान का नाख्चिवन, और फिर यहाँ हो गया आपका जॉर्जिया, फिर ये रशिया है, ये अज़ेरबैजान है, ये बकू है उसकी, और जो है ये वाला जो रीजन है ये वाला, ये है नागोर्नो कराबाख। अब क्या है समझते हैं। देखो न्यूज़ में फ़िलहाल क्यों है, अब आपने भी हो सकता है नाम पहली बार ही सुना हो, बहुत सारे लोग जो मतलब इतना मैप नहीं प्रैक्टिस करते। देखिए रिसेंटली अज़ेरबैजान ने लॉन्च किया एक एंटी टेररिस्ट ऑफेंसिव इन नागोर्नो कराबाख और क्लेम करा कि हम इस पूरे रीजन में फुल कंट्रोल पा लेंगे। न्यूज़ समझिए, पहले क्या हुआ था दिसंबर 2022 में कि जो लाशिन कॉरिडोर था उस पर ब्लॉकेड लगाया गया था अज़ेरबैजान के द्वारा। इससे बहुत सारा खाने पीने का सामान, फ्यूल, वाटर, ये सब नहीं पहुंच पाया था ज़रूरी सामान नागोर्नो कराबाख में।
अब लाशन कॉरिडोर ये क्या है? ये 5 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है जो कॉन्क्लेव को अर्मेनिया से कनेक्ट करता है। तो अब हम समझेंगे नगोर्नो काराबाख कॉन्क्लेव के बारे में मामला क्या है। देखिए, ये एक माउंटेनियस रीजन है जिसे दोनों ही लोग क्लेम करते हैं, अर्मेनिया भी क्लेम करता है, अज़रबैजान भी क्लेम करता है। हालांकि 1.2 लाख की पॉपुलेशन जो है वो अगर देखें ज़्यादातर वो एथनिक अर्मेनियन है और इनके अच्छे कल्चरल, सोशल और हिस्टोरिकल टाइज भी हैं अर्मेनिया के साथ। अब आप कहेंगे कि मैम हुआ क्या, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताइए, दिक्कत कन्फ्लिक्ट आया कैसे। देखिए, रीजन जो है उसमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिला था इन दोनों पावर के बीच में मेडिवल पीरियड से चल रहा है ना। उस समय रशिया और ओटोमन एम्पायर था जो आज का टर्की है, और पर्शियन एम्पायर जो आज का ईरान है। तो बहुत पुरानी झगड़े हैं ये। इसको ऐसे समझो, जो एरा था सोवियत यूनियन का, उसमें क्या था कि पहले जो ये रशिया था ना, ज़ारिस रशिया, ये बाद में 1921 में आया। मतलब ऐसे के लिए कि वो दिसंबर 1922 आ गया था। उसमें एक कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी और वो सब मिल के कई सारे यूक्रेनियन एसएसआर और आपका बायलोरशियन है ना, ऐसे मतलब कई सारे अगर देखा जाए तो सब मिल मिला के जो है रशियन एसएफएसआर, तो ये सब मिल मिला के जो है वो बने सोवियत यूनियन, है ना, यूएसएसआर बना। तो इसमें उस समय की बात है जब नगोर्नो काराबाख वो पार्ट था अज़रबैजान के एसएसआर, दैट इज सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का। तो ये तो बात हुई, ये यूएसएसआर में आ गया। अब 1923 में यूएसएसआर ने एस्टैब्लिश करा नगोर्नो काराबाख ऑटोनोमस ऑब्लास्ट को एक प्रोविंस के तौर पे, और ये रखा विद इन द अज़रबैजान, दैट इज सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व हुआ 1991 में और अर्मेनिया और अज़रबैजान अपनी अपनी स्टेटहुड अलग अलग पाए, तो उस समय बात आ गई कि नगोर्नो काराबाख जो है वो ऑफिशियली आज़ाद कर दिया गया, इंडिपेंडेंस इसको दे दी गई। अब जब इन दोनों के बीच में ही मामला बचा तो भैया दोनों में हुआ युद्ध, वॉर हुई। सबसे पहली वॉर ये हुई कि टेंशन स्टार्ट हुई 1988 में, जब इसके ओरिजिनल लेजिस्लेचर जो पास कर रहे थे रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग इट्स इंटेंशन टू ज्वाइन अर्मेनिया, ठीक है ना। सबसे पहली वॉर तो तब हुई कि भाई हमें अर्मेनिया को ज्वाइन करना है, लेकिन 1994 में रशिया ने बीच में आई रशिया और सीज फायर करा दिया, जिसे बिश्केक प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो इससे ये हुआ कि जो नगोर्नो काराबाख था वो डी फैक्टो इंडिपेंडेंट हो गया विद अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड गवर्नमेंट इन दी स्टीपैनर कट। अब दूसरी क्या हुआ, फिर आई सेकेंड वॉर। ये वॉर अभी 2020 में हुई है। इस बार अज़रबैजान ने मैनेज करा कि वो कंट्रोल ले ले टेरिटरी का अराउंड जो आसपास की है नगोर्नो काराबाख की। रशिया फिर बीच में आया डील करने के लिए, बट अज़रबैजान चाहता था कि ज़्यादा कंसेशन हो और कोई पीस डील ना हो आपस में, ठीक है। अब क्या हुआ कि क्या इनिशिएटिव लिए गए पीस को, शांति को मेंटेन करने में इस रीजन में। तो मिन्स्क ग्रुप जो है, जिसे रशिया को चेयर करता है, यूएस करता है, फ्रांस करता है, इसे बनाया गया था बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप के द्वारा अर्ली 1990s में, ताकि एक पीसफुल रेजोल्यूशन करा जा सके नगोर्नो काराबाख का। उसके अलावा मैड्रिड प्रिंसिपल बाय मिन्स्क के ग्रुप ने ये सजेस्ट करा कि कंट्रोल 7 जो काराबाख डिस्ट्रिक्ट का है वो अज़रबैजान को दे दिया जाए, 7 डिस्ट्रिक्ट का, और सेल्फ गवर्नेंस दे दी जाए रीजन को, और वगैरह वगैरह। हालांकि इसको एक्सेप्ट नहीं करा गया था, इवन आफ्टर अनदर मॉडिफिकेशन भी करी गई थी 2011। अब आप कहेंगे इंडिया का मैम क्या स्टैंड है, तो 2020 में जब कन्फ्लिक्ट हुआ तो इंडिया ने ये कहा कि कोई भी लंबे वक्त तक चला जाने वाला जो रेजोल्यूशन होगा कन्फ्लिक्ट को लेके वो तभी होगा जब शांति से करा जाए इसको डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के माध्यम से। अब इंडिया का क्या फ़ायदा है इस रीजन के अंदर, सबसे पहले तो कनेक्टिविटी। अर्मेनिया हमारा एक क्रूशियल प्लेयर है, जो हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर प्लान हुआ है उसका। जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट बताऊं तो 2017 में टर्की, अज़रबैजान और पाकिस्तान ने एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था। ट्रेड की बात बताऊं तो इंडिया का जो ट्रेड है अर्मेनिया के साथ में वो है 134.1 US डॉलर मिलियन डॉलर का 2022-23 में रहा था, और
अज़रबैजान के साथ में 1.882 बिलियन यूएस डॉलर का 2022 में रहा था। अब कंक्लूजन पे अगर आए तो बात ऐसी है कि डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन यही एक तरीका हो सकता है इन जो है कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, और मिन्स्क ग्रुप ये सीख सकता है इंडिया बांग्लादेश एनक्लेव एक्सचेंज जो हमने 2015 में किया था उससे कुछ सीख सकते हैं ना, ताकि कुछ कदम उठाए जाएं, डिस्प्यूट को सॉल्व करा जाए और शांति लाई जाए परमानेंटली इस रीजन के अंदर। तो साथियों यहाँ तक रखते हैं हम इस वाले अपने पार्ट को। आई होप आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट में हम न्यूज़ इन शॉर्ट को समझेंगे, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।